Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, we were reading chapter number 2, Forest and Wildlife Resources. Today we have to continue from page number 18. So turn to page number 18, everyone. Today we are going to read Conservation of Forest and Wildlife in India. कंजर्वेशन का मीन्स होता है किसी चीज़ को बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहे हैं? तो वो ये कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज जो है बना रहे हैं, कानून बनाया गया है। ठीक है, 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया ताकि फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स है, उनके जो रहने की जगह है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और कई सारी स्पीसीज़ को बचा के रखा जा सके। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 with various provisions for protecting habitats, and all India list of protected species was also published. The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting. तो इस टाइम ये जो लॉ लाया गया, ये जो एक्ट पास किया गया, द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, इसके माध्यम से जितनी भी एंडेंजर्ड स्पेसीज़ है उनको प्रोटेक्ट किया गया, उनकी हंटिंग जो है उसको बैन कर दिया गया, इन एनिमल्स को और इनके हैबिटेट्स को लीगल प्रोटेक्शन दिया गया और रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ पर। मीन्स कि वाइल्ड लाइफ का जो व्यापार किया जाता है एनिमल्स का, उस पर रोक लगा देना। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लाए ताकि जो कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट किया सके। जैसे 1980 और 1986 में कई सारे 100 बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई जो है इनके लिए प्रोटेक्टेड स्पीसीज जो है उसमें इनका नाम ऐड किया गया और उसके बाद में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया गया। तो ऐसे एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। टाइगर इज़ वन ऑफ द के वाइल्ड स्पीसीज इन द faunal web. In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1,827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. एक सेंचुरी के ख़त्म होने के बाद में जब पहले टाइगर्स की पॉपुलेशन 55,000 थी, तो वो 1 सेंचुरी के एंड होने के साथ ही 1,827 रह गई। तो इसके लिए टाइगर्स जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, क्योंकि टाइगर जो है ये एंडेंजर्ड स्पेसीज में आ गए, इनको खतरा होने लग गया था। टाइगर जो है उनका कई तरह से ट्रेड किया जाता है, उनकी स्किन जो है, उनकी बोन्स का यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर। ठीक है, तो टाइगर जो इनका एक्सटिंक्शन होने से रोकने के लिए ये किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्टैब्लिश किया गया, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में बनाए गए टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए। In 1991, for the first time, plants were also added to the list, starting with 6 species. तो स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि एनिमल्स को बचाने के लिए भारत सरकार ने मुहिम चलाई। उसके बाद में कुछ ऐसे प्लांट्स थे, कुछ ऐसे ट्रीज़ थे, उनको बचाने के लिए भी 1991 में एक रूल बना दिया। ओके, उसमें 6 स्पेसीज थी जिनको प्रोटेक्ट किया जाना था। Next is types and distribution of forest and wildlife resources.
देखो, इंडिया के अंदर जो है फॉरेस्ट है ये मैनेज किए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो इनका काम होता है फॉरेस्ट को मैनेज करना। तो उस बेसिस पर फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट है क्या, तो आप यहाँ बुक में दिया हुआ है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो है ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो जुडिशियल प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं। जुडिशियल प्रोटेक्शन मीन्स लीगल सिस्टम जो है उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। जिन्हें सरकार ने रिजर्व कर दिया है वो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। इन फॉरेस्ट के अंदर लकड़ी नहीं काट सकते, जानवर का शिकार नहीं कर सकते। Reserved forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये मोस्ट वैल्यूबल है, ओके। मोस्ट वैल्यूबल फॉरेस्ट है, इनमें कोई हंटिंग का काम नहीं हो सकता, ट्रीज़ जो है उनको कट नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हैं, ओके। और अगर कोई करवाता है तो फिर उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जा सकता है। इन फॉरेस्ट को जुडिशियल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। Almost 1/3 of the total forest area is protected forest is declared by the forest department. तो ये एक ऐसा एरिया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड, ओके। लगभग 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। इन फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट किया गया है और भी ज़्यादा इनकी कमी होने से, मीन्स कि फॉरेस्ट जो एरिया है उसको कम होने से रोकने के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो बनाए गए हैं। देखो, आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो तो रिजर्व होते हैं और 1/3 के लगभग जो है फॉरेस्ट वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस है। तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में मेजर डिफरेंस ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं, ठीक है, और इनको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है इनकी यहाँ पर एनिमल्स की किलिंग और हंटिंग के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, जबकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है यहाँ पर लोकल कम्युनिटी जो है उनको कभी कभी हंटिंग और ग्रेजिंग के राइट मिल जाते हैं, क्योंकि वो जिस एरिया में रह रहे होते हैं वहाँ पर अगर उनके लिए वहाँ जो एनिमल्स उनके खुद के जो पालतू पशु होते हैं अगर उनको प्लांट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं ग्रेजिंग के लिए तो उस टाइम पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। तो बिना गवर्नमेंट की परमिशन से रिजर्व फॉरेस्ट में हंटिंग नहीं की जा सकती और वहाँ के ट्रीज़ को कट नहीं किया जा सकता, जबकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वहाँ पर की जा सकती है। कुछ लोकल कम्युनिटी जो है उनको राइट्स दे दिए जाते हैं। लोकल कम्युनिटी वो है जो इन फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोग, ठीक है, जिन लोगों का जीवन यापन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, उनको परमिशन मिल जाती है थोड़ी बहुत हंटिंग और ग्रेजिंग करवाने के लिए। नेक्स्ट इज़ अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर एरिया जो है फॉरेस्ट में रिकॉर्ड होता है लेकिन रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड नहीं होता है। एक ऐसा फॉरेस्ट ना तो जिसे रिजर्व किया गया है और ना ही प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी वो क्या है, फॉरेस्ट है, ओके, अनक्लास्ड। तो ये फॉरेस्ट जो है ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटीज से बिलोंग कर सकते हैं। ये फॉरेस्ट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, प्राइवेट के भी हो सकते हैं, जो लोगों के, और कुछ कम्युनिटीज़ के भी हो सकते हैं। तो हमारी कंट्री इंडिया में रिजर्व फॉरेस्ट 50% है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 33% है और अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है ये 17% है। तो इस तरह से टोटल 75% जो एरिया है वो टोटल फॉरेस्ट एरिया है। Now we are going to read about community and conservation.
अब हम कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में रीड करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तो हम रीड कर चुके, लेकिन हमारे यहाँ की जो कम्युनिटी है, जो आम आदमी है, लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो हम रोल ऑफ कॉमन पीपल देखेंगे यहाँ पर कंजर्वेशन में, कि कॉमन पीपल का क्या रोल होता है फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. राजस्थान में एक जगह है सरिस्का टाइगर रिजर्व, वहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुदाई की जा रही थी। ठीक है, माइनिंग किसके लिए की जाती है? मिनरल्स को निकालने के लिए, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ओके, अर्थ के अंदर से। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया। उन्होंने बोला कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो चल रहा है, विलेजर्स ने बोला, और आप यहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से कम्युनिटी हेल्प करती है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the भैरवदेव दाकव सेंचुरी। अब राजस्थान में एक जगह है अलवर, ठीक है, अलवर सिटी जो है, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने ही अकॉर्डिंग जो 1200 हेक्टेयर जो एरिया था फॉरेस्ट का, उसको भैरवदेव दाकव सेंचुरी नाम डाल दिया। और यहाँ के रूल बना दिए कि यहाँ पर कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता, लकड़ी नहीं काट सकता, और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वहाँ पर लोग काम करेंगे। ये वहाँ पे उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी, लोगों ने अपने ही कम्युनिटी के साथ मिल करके। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज़ नॉट ओनली successfully resisted deforestation in several areas, but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful। अब हिमालयाज़ में एक बार बहुत बड़े लेवल पे जब लकड़ियाँ काटी जा रही थी तो लोग जो है वो पेड़ों से लिपट गए, चारों तरफ आकर के खड़े हो गए। तो लोगों ने बोला कि पेड़ को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, हमसे पहले हमारा सामना करना पड़ेगा, ऐसा वहाँ के लोगों ने बोला। और वो पेड़ से चिपक गए थे, तो इसको चिपको मूवमेंट बोला जाता है। तो इसी तरह से जो वहाँ के लोग जो थे उन्होंने वहाँ के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया। तो स्टूडेंट्स, आप भी किसी न किसी जो फेस्टिवल होता है उस पर एक ट्री या एक प्लांट जो है वो ज़रूर लगाएं। ठीक है, एक प्लांट जो है ज़रूर लगाएं सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नवदन्य हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। देखो, जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पर केमिकल्स जो है उनका यूज़ किया गया था। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा डलते हैं फसल में, तो फसल ज़्यादा तो होगी, ज़मीन में जब फर्टिलाइज़र्स डाले जाएंगे तो फसल तो ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं होती है, उससे लैंड जो है वो जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो बीज बचाओ आंदोलन में क्या किया, कुछ फार्मर्स से मिलकर के कहा कि हम तो केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, हम कोई भी बाहर वाला सीड जो है वो यूज़ नहीं करेंगे और पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है, मदर अर्थ, वो भी प्रोटेक्ट रहे और हमारी वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट रहे। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो थे ऐसे थे कि लोगों ने बिना गवर्नमेंट की हेल्प से ही अपने लेवल पर ऐसे काम किए जिससे कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। In India, joint forest management program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest। इंडिया में JFM जो है, JFM इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें कि ये लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करता है। किस चीज़ के लिए? फॉरेस्ट जो है इसको रिस्टोर करने के लिए। ओके, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, मीन्स जिन फॉरेस्ट की गुणवत्ता कम हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उनको रिस्टोर करने के लिए, उन फॉरेस्ट को वापस से सही करने के लिए इन कम्युनिटीज़ की हेल्प ली जाती है। किनके द्वारा? किसके द्वारा? इन
जो इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसके द्वारा। The program has been in formal existence since 1988 when the state of Orissa passed the first resolution for joint forest management. ये जो प्रोग्राम है ये फॉर्मल एग्जिस्टेंस में 1988 में आया, जब स्टेट ऑफ ओडिशा जो है उसने फर्स्ट रेजोल्यूशन प्रस्ताव जो है वो पास किया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department। तो ऐसी लैंड जो डिग्रेड हो चुकी है, ऐसे फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो चुके हैं, उनके लिए जो JFM है वो क्या करता है, लोकल विलेज लेवल जो है वहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ को साथ में मिला करके एक इंस्टीट्यूशन बनाता है जो क्या काम करती है, प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ वाला काम करती है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। और इसके बदले में इन मेंबर्स को कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस मिल जाते हैं, ओके, एंड उनका शेयर मिल जाता है टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन में। तो ये जो चैप्टर है ये क्लियर लेसन है हमारे लिए कि हमें किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनवायरनमेंट का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए। लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो भी इन्वॉल्व होकर के हेल्प कर सकती है एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर हम फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज़फुल होगी। तो इस तरह से हमें जुडिशियस यूज़ करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन्स को अवेलेबल रह सके और एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली बन के रहे और हम लोग यहाँ पर अच्छे से रह पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।